हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरपी वर्मा। वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। स्टूडेंट्स, एलएलबी पार्ट फर्स्ट का जो 9th पेपर है हमारा, वो है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। जैसा नाम वैसा ही इस पेपर में काम। इसका मतलब ये है कि बच्चों, अब हमें थोड़ा हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके पास्ट में चलना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले क्या सिस्टम था, इसकी क्या हिस्ट्री है, हमें ये देखनी है। जैसे ही हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री का नाम जैसे ही हमारे सामने आता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होगा। वो ये सोचते हैं कि यार इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब तक अगर आपके पेपर्स, जो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके, जितने भी एग्जाम्स आपके हुए हैं, अगर वो अच्छे हुए हैं तो इस पेपर के बारे में भी थोड़ा पॉजिटिव सोचिएगा। वरना ये पेपर जो है वो आपकी पिछली करी कराई मेहनत पे ट्रैक्टर चला देगा। इसलिए थोड़ा संभल के। बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि भाई, खाना खाते टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए खाने के बारे में, कि अरे यार ये क्या बनाया है। नहीं तो वो असर नहीं करता। इस सब्जेक्ट्स को भी बच्चों स्टार्ट करो तो थोड़ा पॉजिटिव रह के। तो चलिए बात करते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की। तो बच्चों, हमारे यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर दो पार्ट हैं, लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। पहले मतलब समझिए। आज आपको ये जो लीगल सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिखाई देते हैं, सेशन जज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है आज, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये लीगल सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ। अपन 1947 में जो है वो हमें फ्रीडम मिली, आजाद हुए, तो क्या ये सिस्टम 1947 से ही आया, इससे पहले भी था? तो ये जो हमारा लीगल सिस्टम है इसकी हिस्ट्री क्या है? एक पार्ट तो बच्चों ये है, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 का आपके सामने है, क्या इसकी भी कोई हिस्ट्री है क्या? एक बिल्डिंग हमें खड़ी, हमें एक सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है खड़ी, लेकिन कभी आपने देखा है कि उसकी फाउंडेशन कहाँ तक है? फाउंडेशन तो दिखाई देती नहीं ना, उसकी नींवें वो तो खोद के देखनी पड़ेंगी कि कितना कितना गहराई में है। बस यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सामने है, क्या ऐसे कोई प्रोविजन पहले भी थे क्या? हम तो यही मानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने मिलकर हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, क्योंकि हमें जो देगा हम तो उसी का नाम लेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं से कोई इंस्पिरेशन ली है? क्या इन लोगों के लिए कोई सोर्स था? बस वही चीजें आपको इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में मिलेंगी। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है बच्चों, वो है जुडिशियल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं जुडिशियल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो ये जो आपका पार्ट है, इसी में आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, इसी के अंदर आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर मेयर कोर्ट का भी आपका एक टॉपिक है। तो समझिए फर्स्ट यूनिट में है क्या।
एक क्राइटेरिया लेके चलिए बच्चों, वो है 1726 का। 1726 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इंडिया में प्रॉपरली इंग्लिश लॉ जो है वो अप्लाई करें। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों 1726 तक अंग्रेज जो है वो बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, लगभग ये पूरा एरिया घेर चुके थे। इसकी जुडिशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सारा अंग्रेजों के अंडर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। तो 1726 जो है इसका एक क्राइटेरिया लेके और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। 1726 से पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था अंग्रेजों का, वो क्या था, और 1726 में ऐसा क्या हुआ और उसके बाद में उन्होंने क्या सिस्टम क्रिएट किया। तो बच्चों 1726 से पहले हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। यहाँ पे मैं आपको राय दूंगा कि आप बॉम्बे और मद्रास जो है वो अच्छे से करके जाएं। जनरली मद्रास के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट भी जो है वो डिस्प्ले कर रहा हूं। देखिए आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है मद्रास। तो 1726 से पहले जो मद्रास में अंग्रेजों का सिस्टम था वो क्या था। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखें कि 1639 के अंदर अंग्रेजों ने एक पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी। जो एक जगह थी जिसका नाम मद्रास पट्टनम, जिसे आज अपन चेन्नई बोलते हैं। तो राजा चंदनगिरी थे यहाँ पे, उनसे परमिशन लेके इन्होंने अपनी कंपनी का एक हेड ऑफिस जो है वो मद्रास पट्टनम में इस्टेब्लिश किया। अभी चंदनगिरी जो है ये एक बड़े ही धार्मिक प्रकृति के, एक रिलीजियस टेंडेंसी के राजा थे और इनको समझ नहीं आया अंग्रेजों का सिस्टम। अब इनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस काम करते थे, जो भारतीय काम करते थे, और उनके अगर कोई झगड़े हो जाते अंग्रेजों के साथ तो ये बड़े परेशान रहते थे। तो इन्होंने क्या कहा, उन अंग्रेजों को ये कह दिया कि यार अपने झगड़े ना आप खुद ही सुलटाओ, अब मेरे पास मत आओ। तो धीरे धीरे बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया, अपना एक खुद का सिस्टम डेवलप कर लिया। और चंदनगिरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि चंदनगिरी को सिर्फ ये लगता था कि जो इनसे जुड़े हुए मामले हैं, कंपनी से जुड़े हुए मामले हैं, ये सिर्फ उसी को ही सॉर्ट आउट करेंगे, उसी के लिए इनका एक सिस्टम है। तो चंदनगिरी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी यही लापरवाही जो है वो इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है। लेकिन चलो, तो चंदनगिरी ने इनको एक पावर दे दी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो बच्चों एक शुरुआती दौर था और यहां अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया। उन्होंने एक ब्लैक टाउन और एक वाइट टाउन, दो उन्होंने, जहां पे वो खुद रहते थे वो वाइट टाउन उसको नाम दिया, और बाकी जो बाहर का जो एरिया था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले इंडियंस रहते थे उसको उन्होंने ब्लैक टाउन का नाम दिया। और फिर उन्होंने वहां पे जो प्रशासनिक व्यवस्था की, आप ये चार्ट देख सकते हैं। हम सारा चार्ट तो अभी पॉसिबल नहीं है इसको डिफाइन करना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका टोटल 3 फेजेस में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज आपका देखिएगा 1639 से 1665 तक, फिर 65 से 86 तक, और फिर थर्ड फेज जो है आपका वो 86 और इसके बाद का। यहाँ पे आप देखिएगा जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर इन्होंने कोर्ट ऑफ एंजल एंड काउंसिल स्टैब्लिश किया, चौल्ट्री कोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश किया।
फिर सेकंड फेज में इन्होंने चौल्ट्री कोर्ट को रीऑर्गेनाइज किया, एक और हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन्होंने एस्टैब्लिश किया, एक कोर्ट ऑफ एडमिलिट्री इन्होंने एस्टैब्लिश किया, और फिर एक मेयर कोर्ट जो है वो थर्ड फेज में इन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो बच्चों ज्यादा डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट जो है वो आप इसके देख लीजिएगा। तो एक मद्रास का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हमें मिल सकता है। उसके बाद में आप देखिएगा इसी में ही आपके पास बॉम्बे का भी एक क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा आपको बॉम्बे का चार्ट भी डिस्प्ले कर दूं। ये हमारे सामने बॉम्बे का चार्ट है। तो एक भाई साहब थे किंग चार्ल्स सेकंड, पुर्तगीज जो है, पहले पुर्तगीज के अंडर था बॉम्बे, और उन्होंने अपनी एक सिस्टर की शादी जो है वो किंग चार्ल्स सेकंड से कर दी, और बॉम्बे की जो जगह थी वो जो किंग चार्ल्स सेकंड थे उनको गिफ्ट कर दी। अब भाई गिफ्ट कर दी तो इसका मतलब किंग चार्ल्स सेकंड जो है वो उसकी एम्पररशिप में आ गई। अब किंग चार्ल्स सेकंड तो यहाँ आने से रहे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कह दिया कि भाई आप एक काम करो, बॉम्बे को भी आप ही देखो। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट किया। 1668 का चार्टर है, 1672 का चार्टर है, 1683 में है, और 1718 में। इस तरह से अलग अलग टाइम्स अलग अलग रूल्स। ये देखो, ये जहाँ पे जो चार्टर वर्ड आ गया ना, मतलब चार्टर का मतलब होता है शाही, शाही आज्ञा। तो ये सारे के सारे जहां पे भी चार्टर वर्ड आ गया ना, वो सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट से आते थे बन के। और प्लान वर्ड जब आता है ना, तो इसका मतलब वहां के जो लोकल जैसे गवर्नर था, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने गवर्नर यहाँ पे भेजे। जिन जो अधिकारी यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑफिसर था इनका, सुप्रीम ऑफिसर, उसको अपन गवर्नर बोलते थे। फिर बाद में जो है वो गवर्नर बहुत सारे हो गए, और उनके ऊपर एक गवर्नर जनरल क्रिएट कर दिया। और वही गवर्नर जनरल जो है वो आज की तारीख में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह है। तो ये आपके पास एक बॉम्बे का है। अलग अलग इन्होंने कोर्ट्स स्टैब्लिश किए, कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर का था, कोर्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल का था, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है, जस्टिस ऑफ पीस है, कोर्ट ऑफ कंसाइंस है, विलेज पंचायत है। इस तरह से बॉम्बे के अंदर उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया। फिर आप देखिएगा हमारे पास इसी के अंदर जो है वो आता है मेयर कोर्ट, यानी कि 1726 का चार्टर। अब बच्चों अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर बॉम्बे, मद्रास और ये 1726 का चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो 1726 का चार्टर है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1726 में आकर आते आते जो है वो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि यार बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा जो है, इनको इनके लिए अलग अलग प्लान्स क्रिएट करने के बजाय, अलग अलग चार्टर क्रिएट करने के बजाय, इन सबको एक ही सिस्टम में लाया जाए। तो इसके लिए 1726 का हमारा चार्टर आया। 1726 के लिए भी देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट है ये 1726 का है। तो 1726 का जो आंसर है वो कंपैरेटिवली आपके बॉम्बे, मद्रास से थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे किंग जॉर्ज फर्स्ट थे, उन्होंने उनके टाइम में 1726 आया, और उन्होंने उनका ये आदेश था कि भाई ये बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, इनको अलग अलग डील करने के बजाय एक ही चार्टर के अंदर इनको डील किया जाए। और इन्होंने यहाँ पे एक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश कर दिया। एक यहाँ पे कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश, जैसे आज हमारे म्युनिसिपैलिटी या यूआईटी जिसको अपन बोलते हैं, ये इस तरह के जो कॉरपोरेशन है जो एक पूरे शहर को देखते हैं, इसी तरह से उन्होंने इन तीनों शहरों के लिए, ये तीन प्रोविंसेस थी इनकी, इनके लिए एक इस्टेब्लिश कर दिया कॉरपोरेशन। ईच ईच प्रेसिडेंसी टाउन, इसका मतलब एक बॉम्बे में, एक मद्रास में और एक कैलकाटा में। फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, सिविल का मतलब जो मतलब एक तो होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल, जहां पे खाली कंपनसेशन से काम चले, है ना, जो आपके सिविल मैटर्स थे। तो वहां पे इन्होंने जो है वो मेयर कोर्ट स्टैब्लिश किया। मेयर कोर्ट के अंदर एक मेयर था और बाकी आपके एल्डरमैन थे, वो सारा आप पढ़ ही लेंगे। तो एक मेयर कोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश किया, और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने जस्टिस ऑफ पीस और कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन जो है वो स्टैब्लिश किए। तो ये जो बच्चों मेयर कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, मेयर कोर्ट पे अलग से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर इस तरह से तैयार करना है कि सीधा 1726 पूछे तो भी आप ये सारा लिखे आए, और
अगर उन्होंने मेयर कोड पूछे तो भी आपको ये सारा लिखना है। तो मेयर कोड पे ज्यादा मैटर आपको नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो फिर 1726 को आप कोशिश करें कंप्लीट समझाने की। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर बॉम्बे, मद्रास और मेयर कोड, ये अच्छे टॉपिक हैं। और स्पेशली जो है वो आपका 1726 का जो मेयर कोड का है उसे आप अच्छे से समझ के जाएं। सेकेंड यूनिट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अदालती सिस्टम है, रेगुलेटिंग एक्ट है और जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय कॉर्नवालिस एंड विलियम बेंटिक। तो बहुत सारे आपको काफी लेंथी ही आपकी सेकंड यूनिट, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका अदालती सिस्टम है बच्चों, इसके अंदर अपन एक नाम लेंगे वारेन हेस्टिंग का। तो जो वारेन हेस्टिंग भाई साहब थे, इनको जो है वो गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। और ये गवर्नर जनरल की शुरुआत हो गई, इनको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। और यहाँ आके जो है इन्होंने दो प्लान हमारे सामने रखे, 1772 का और 1774 का। ये आज की तारीख में आपको जो कलेक्टर वर्ड दिखाई देता है कि ये साहब हमारे कलेक्टर साहब आ गए, इसकी शुरुआत जो है वो यही वारेन हेस्टिंग के टाइम हुई। ये जो आपको आज सदर अदालतें दिखाई देती हैं ना कि ये साहब सदर अदालत है ना, ये सदर थाना है, ये जो वर्ड आए वो सारे के सारे आपके क्रिएट हुए वारेन हेस्टिंग के टाइम। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं फ्लो चार्ट जो है वो आपके लिए डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ये देखिएगा अदालती सिस्टम वारेन हेस्टिंग का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर आ गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इधर आपका बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा जो है वो इनके पास पहले से ही था। तो ये सारे के सारे जो इनके जिस धीरे धीरे इनका एरिया बढ़ता गया, और इन सब के ऊपर, इन सब के अंदर जितने भी प्रोविंसेस थे वहां पे तो एक एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अगर इन सब के ऊपर एक गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग जो है, तो वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले 1972 के अंदर सबसे पहले तो इसने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर, इसने कलेक्टर्स अपॉइंट किए। फिर सिविल मैटर्स के अंदर और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर इसने बहुत सारे सुधार किए। वारेन हेस्टिंग की किस्मत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजा नंद कुमार के साथ में जो है वो इनका डिस्प्यूट हुआ, और उस डिस्प्यूट में राजा नंद कुमार को फांसी दिलवा दी वारेन हेस्टिंग ने, और इसके कारण जो है वो वारेन हेस्टिंग की काफी बदनामी हुई और उसको इंडिया छोड़ना पड़ा। लेकिन इसने यहाँ जो काम किए वो आज भी हमारे लिए बड़ा आइडियल है। तो यहाँ पे देखिएगा, रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो सिविल मैटर्स के इन्होंने इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, इन्होंने छोटे छोटे कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए हर गांव के अंदर। मुफसिल दीवानी अदालत, सिर्फ जो सिविल मैटर्स थे, जैसे अपन आज बोलते हैं कि साहब ये कोर्ट ऑफ सिविल जज है ना, तो इस तरह से इन्होंने मुफसिल दीवानी अदालतें, आज जो मजिस्ट्रेट है आपका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट आज का, वो उस टाइम ये मुफसिल दीवानी अदालतें हुआ करती थी। और फिर इनसे ऊपर जो अपन बात करते हैं कि हमारी सब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो आपकी सदर दीवानी अदालत थी। तो इसने सिविल मैटर्स के अंदर हर गांव के अंदर छोटे छोटे कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए। फिर उसके अंदर जितनी भी तहसीलें इसने बनाई थी वहां पे इसने मुफसिल दीवानी अदालतें बना दी, और एक जिले के अंदर इसने एक सदर दीवानी अदालत की इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे दो अदालतें इसने रखी, मुफसिल निजामत अदालत जिसको मुफसिल फौजदारी अदालत भी बोलते हैं, और दूसरी सदर निजामत अदालत जिसको अपने दरोगा ए अदालत भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको कुछ कमियां लगी तो 1974 के अंदर इसने जो कलेक्टर वर्ड है वो हटा दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि खाली कलेक्टर वर्ड ही इसने हटाया था, जो पर्सन थे उनको उसने नया नाम दे दिया अमिल का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलेक्टर को इसने हटा के नए कुछ लोगों को अपॉइंट किया अमिल। लेकिन जब अपन काम की बात करें तो कलेक्टर का काम भी वही रेवेन्यू कलेक्ट करने का था, और अमिल जो है बस ये एक उर्दू का शब्द था, इसका मतलब भी वही रेवेन्यू कलेक्ट करने का। इसके अलावा जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो थे, इन सबको इन्होंने 6 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो इस तरह से 1772 और उसके बाद में 74, इसके दो प्लान जो है वो हमारे सामने आए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका सेकंड यूनिट के अंदर आपको मिल सकता है। फिर आपके पास इसी में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, इसी में सेटलमेंट एक्ट आ जाएगा, इसी में आपका पटना केस है, इसी में आपका कासीजुरा केस है।
तो ये भी केस जो है राजा आनंद कुमार का केस भी इसी के अंदर है आपका। तो 3 छोटी-छोटी केसेस आपको इसके अंदर मिलेंगे। इन पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं 7 मार्क्स तक के। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसी के अंदर आपका सेटलमेंट एक्ट 1781 का भी काफी लेंथी है आपके ये यूनिट, लेकिन फिर टाइम कम है तो उसके हिसाब से आप अदालती सिस्टम और जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1773 का, इसको आप अच्छे से करें। मैं यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट का चार्ट भी आप लोगों को डिस्प्ले कर देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, देखिएगा ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट है। तो यहाँ पे भी वही मेन एक्चुअली में जो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने जो प्लान क्रिएट किए थे 1772 में, उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि ये रेवेन्यू जो हमें हमें ढंग से मिल नहीं पा रहा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस क्रिएट कर दिए जो फॉलो तो वारेन हेस्टिंग को ही करने थे। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1772 में। तो इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका जो कंपोजिशन था, डायरेक्टर्स बढ़ा दिए गए, टेन्योर जो है उनकी चेंज कर दी गई, रिटायरमेंट जो है 1/4 जो अब रिटायरमेंट हो गई, यूं नहीं था कि भैया एक बार बन गए तो बने ही रहेंगे, रिटायरमेंट जरूरी कर दिया। जो बंगाल की गवर्नमेंट थी उसको रीऑर्गेनाइज किया। और सबसे बड़ी बात जो 1773 में थी, वो इन्होंने कैलकाटा के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया। 1772 का सबसे बड़ा जो फायदा था, वो था सबसे बड़ा, जो आप यूं समझिएगा इसका मेन पॉइंट था, वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कैलकाटा। तो बच्चों 1772 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें एग्जामिनर डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पूछ सकता है। तो आंसर इस तरह से तैयार करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ ले तो भी हमारा आंसर क्रिएट हो जाए, और खाली रेगुलेटिंग एक्ट पूछ ले तो भी बाकियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख सकें। तो उसके बाद में फिर आप देखिएगा कॉर्नवालिस भी है, विलियम बेंटिक भी है, बहुत सारे लोग इसमें, लॉर्ड मेंटोर, बहुत सारे लोग आपके इसके अंदर हैं। कॉर्नवालिस पे एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप अदालती सिस्टम और रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो अच्छे से करके जाएं, और स्पेशली जो रेगुलेटिंग एक्ट है वारेन हेस्टिंग का, वो अच्छे से करें। उसके बाद में बच्चों जो थर्ड यूनिट है हमारी, थर्ड यूनिट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। एग्जामिनर जो है वो अगर पेपर का लेवल अच्छा है तो वो आपसे जो 1861 के अंदर हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए थे, आज के जो हमारे हाई कोर्ट्स है ना, बिल्कुल उसी तरह से उस टाइम 1861 के अंदर आपके जितने भी स्टेट्स इन्होंने क्रिएट किए थे, वहां पे इन्होंने हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए। तो हाई कोर्ट का उसमें क्या कंपोजिशन था, वो सारा आपको यहाँ पे थर्ड यूनिट के अंदर देखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस पे, जिसको अपन कॉमन लॉ बोलते हैं, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरह से जो ग्रोथ ऑफ क्रिमिनल लॉ या ग्रोथ ऑफ पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज और मुस्लिम्स जो आपका है, यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कोई लॉन्ग क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि आपको कोई मिलेगा। बस आप यूं समझिएगा कि जितने भी क्रिमिनल मैटर्स थे उनमें जो मुस्लिम लॉ है उसको ज्यादा अप्लाई किया जाता था। और आपका धीरे धीरे आपको पता है आईपीसी जो है, मतलब जो वहां का जो लॉ था, क्रिमिनल लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो लॉ भी धीरे धीरे जो है वो यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया गया इन कोर्ट्स के अंदर। तो थर्ड यूनिट के अंदर अगर हाई कोर्ट का क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों फोर्थ यूनिट के अंदर। तो फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक हैं। एक है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। और बच्चों फिफ्थ यूनिट के अंदर आप देखिएगा, आपको एक मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। बच्चों बस यहीं से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। लीगल हिस्ट्री जो है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा सीरियल वाइज आपको देखना पड़ेगा कि बॉम्बे में क्या हुआ, मद्रास में क्या हुआ, 1726 में क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग में क्या हुआ। तो ये सारी चीजें बड़ी इजीली आपको याद हो जाएंगी, सिर्फ आपको जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए उनके नाम याद करने हैं। लेकिन बच्चों दिमाग जो सबसे ज्यादा हमारा लगेगा ना, वो लगेगा इन 3 एक्ट्स में, 1909 में, 1919 में और 1935 में।
अब मैं आपको यहाँ पे इनको याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ। बच्चों 1919 को ज़रूर पढ़िए। अगर मैं ये कहूँ कि 1909 जो है आपका वो इम्पोर्टेंट है या 1935 आपका इम्पोर्टेंट है और 1919 नहीं है, तो भी आपको 1919 पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1909 की जो कमियाँ थी, वो आपका 1919 के ऑब्जेक्ट्स थे और 1919 की जो कमियाँ थी, वो आपका 1935 के ऑब्जेक्ट्स थे। तो कुल मिला के मैं आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश रहेगी कि आप इन तीनों एक्ट्स को एक बार सीरियल वाइज पढ़िएगा और जैसे ही आप एक साथ इन तीनों को पढ़ेंगे, इनके प्रोविजंस को देखेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं बच्चों। यहाँ पे 1909 में अंग्रेजों के सामने हमारी ये बात पहुंची कि भाई आप जो भी कानून हमारे लिए बना रहे हैं, आपकी जो गवर्नर इन काउंसिल है और उसके जो मेंबर्स हैं, उसके अंदर यार इंडियंस का तो कोई रोल ही नहीं है। आप कह तो ये रहे हो कि हमारे लिए कानून बना रहे हो, लेकिन हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। कम से कम आप उसके अंदर कोई इंडियन की रिप्रेजेंटेशन तो हो, कोई हमसे पूछो तो सही भी क्या कानून बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने 1909 में जो एक्ट हमारा आया, ये मैं अभी आपको इसको फ्लो चार्ट जो है वो आपको शो करूंगा, फ्लो चार्ट। तो 1909 के अंदर हमारे लिए जो प्रोविजन आया इस एक्ट में, वो आया कि भाई इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्निंग काउंसिल में होगा। थोड़ा बहुत तो पहले भी था 1833 के चार्टर में भी, लेकिन वो बहुत ही मतलब यूं समझ लीजिएगा कि आटे में नमक के बराबर था। तो 1909 के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन की पावर जो है वो इंडियंस को दे दी। लेकिन बच्चों यहीं से एक बहुत अजीब सी शुरुआत हुई। इट वाज बेस्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई अपन बोलते हैं कि साहब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी थी, वो एक्चुअल में देखा जाए तो 1909 में हमारे सामने आई। तो एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1909 के अंदर इन्होंने शुरुआत कर दी। लेकिन चलो एक बात हमारे सामने ये हुई कि भाई इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट हो गया। ये एक हमारे लिए अच्छी बात थी। लेकिन फिर हमारी मांगे और बढ़ी और हमने उनको ये कहा कि भाई आप तो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप ही बना रहे हो। गवर्नर जनरल को हमने कहा कि भैया सारे सब्जेक्ट आप ही बना रहे हो, कुछ यार हम इंडियंस को भी तो दो, कुछ हमें इंडियंस को भी तो दो। तो बच्चों हमारा एक एक्ट और आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। अब इसमें क्या हुआ कि जो दो काउंसिल थी हमारी, एक तो गवर्नर जनरल की काउंसिल यूं समझ लो कि सेंटर में, और दूसरा जो हमारे स्टेट्स थे, जैसे अब आज की तारीख में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान है, इस तरह से हमारे जो स्टेट्स थे, यहाँ पे गवर्नर था, तो उसकी गवर्नर इन काउंसिल थी। तो एक तो ऊपर तो हो गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल और फिर नीचे हो गया गवर्नर इन काउंसिल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी कि गवर्नर जनरल की और नीचे गवर्नर की। तो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल के पास सब्जेक्ट्स थे, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो गवर्नर जनरल के पास भी कुछ नहीं था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से सारे कानून बन के आते थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि कुछ सब्जेक्ट जो है वो गवर्नर जनरल को दे दिए और कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो गवर्नर्स को दे दिए। तो अब गवर्नर की जो काउंसिल थी ना, उसके अंदर जो इंडियंस थे, जैसे आज हमारे विधानसभा है और उसके अंदर जो हमें एमएलए जिता के भेजते, बिल्कुल उसी तरह से स्टेट्स के अंदर गवर्नर की काउंसिल में इंडियंस थे। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो उन्होंने गवर्नर को दे दिए और कुछ सब्जेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल को दे दिए। अब गवर्नर जनरल के पास जो सब्जेक्ट थे, उसके अंदर तो होल एंड सोल वही राजा था। वो ना तो हमारी सुनता था ना कुछ और था, जो उसने करना था वो खुद नहीं करना था। लेकिन जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा मैं, अब जो गवर्नर था, इस गवर्नर के काउंसिल के अंदर जो सब्जेक्ट्स पे कानून बनते थे, वहां पर भी बच्चों हमारी तो चलती थी, गवर्नर जनरल की भी चलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्टेट लेवल था, यहाँ पे इन्होंने एक डायरकी सिस्टम, द्वैत शासन स्टैब्लिश कर दिया। भाई ऊपर गवर्नर जनरल में तो आप बोलो ही मत, सारा काम अंग्रेजों का है। यहाँ पे अंग्रेजों का भी है और इंडियंस का भी है। तो एक डायरकी सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया, भाई आप दोनों मिलके कानून बनाएंगे। लेकिन
फिर हमें इससे भी प्रॉब्लम हुई, हमने कहा भैया ये तो बहुत गलत है। तो बच्चों एक नया एक्ट हमारे पास सामने आ गया 1935 का। और उस 1935 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, उसने पल्ला झाड़ लिया, उसने कहा जी सारे सब्जेक्ट पे कानून आप ही बनाओ। और बहुत सारे कानून जो है वो उन्होंने स्टेट्स को दे दिए, और कुछ कानून जो है वो गवर्नर जनरल ने अपने पास रख लिए। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो स्टेट्स को कानून दिए थे, तो जैसे आज की तारीख में हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, तो जो स्टेट्स को कानून दिए थे और जहां पे गवर्नर था, उसके अंदर गवर्नर जनरल ने अपने हाथ खींच लिए कि भैया अब आप कानून बनाओ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, गवर्नर के कान वो खींच सकता था, वो एक अलग मैटर था, लेकिन उसकी खुद की डायरेक्ट अप्रोच उसने खत्म कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट लेवल था, वहां पे एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट होगी, जैसे आज हमारी विधानसभा है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में हम कानून बनाते हैं, सेंटर का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो डायरकी सिस्टम था पहले 1919 का, वो खत्म कर दिया और एक यूनिटरी सिस्टम डेवलप हो गया। अब कोई मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं थी गवर्नर जनरल पे। और ऊपर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी हमारी, उसके अंदर उन्होंने कहा भी आप ये जो एमपी भेज रहे हो ना हमारे पास, ये और गवर्नर जनरल दोनों मिलके कानून बनाएंगे। बच्चों समझो मेरी बात को, 1919 के अंदर जो स्टेट लेवल था, वहां पे डायरकी सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, और गवर्नर जनरल जो था वो अकेला राजा था, सब कुछ अकेला करता था, वहां पे कोई डायरकी सिस्टम नहीं था, उसके अकेले की चलेगी। और 1935 के अंदर जो स्टेट लेवल था, उसका डायरकी सिस्टम खत्म करके होल एंड सोल पावर स्टेट्स को दे दी गई, गवर्नर्स को दे दी गई। और सेंटर में जहां पहले सिर्फ गवर्नर जनरल की चलती थी, अब गवर्नर जनरल कहता है मैं और इंडियंस मिलके कानून बनाएंगे। और बच्चों उसके बाद में फिर हमारे पास वो 1947 का दिन आया और हम आजाद हो गए। लेकिन अंग्रेज जाते जाते हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे गए, और इसी 1935 के बेस पे हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर लिया। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये एक्चुअल में हमारा जो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ब्लूप्रिंट है। तो बच्चों फोर्थ यूनिट के अंदर 1909, 1919 और फिफ्थ यूनिट के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं, प्रिवी काउंसिल भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी है। बहुत पार्ट है आपका फिफ्थ यूनिट में, और फिफ्थ यूनिट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा कि फोर्थ यूनिट के अंदर तो आप 1909, 1919 दोनों करके जाएं, और फिफ्थ यूनिट के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट तो वही जो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रीवी काउंसिल पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 1935 का एक्ट जो है, ये अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि साहब जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो भारत पाकिस्तान अलग कर दिया, महात्मा गांधी ने भारत पाकिस्तान अलग कर लिया। अरे भाई सच्चाई तो ये थी कि 1947 का एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आया था, और उसमें ये डिक्लेरेशन थी, देयर शैल बी टू डोमेन, एक ही पाकिस्तान होगा और एक इंडिया होगा। ये वहां से ये चीज आई थी, ये यहाँ वाले तो यही सोच रहे थे कि वो कुछ नहीं है, वो खाली हमें बस ये कहेंगे कि भाई आप आजाद हो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा। इनके दिमाग में तो ऐसा कुछ चल रहा था, और ऊपर से ये आदेश आ गया कि लो भैया, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हैं, करो। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी नॉलेज के लिए हमें जाननी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीजें आपको देखिएगा। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास, ये बहुत काम आएगा आपके। इसको बच्चों मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर जो है वो ये चालाकी भी कर सकते हैं कि वो आपको 1909 के बजाय सीधा ही लिख दे कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स बताओ भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मिंटो थे वो कौन थे, मॉर्ले जो थे वो, इन दोनों ने मिलके जो है ये एक्ट हमारे लिए बनाया था। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पास गए थे 1906 में, और 1909 तक ये एक्ट हमारे पास बन के आ गया था।
तो मेन प्रोविजंस जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, वो सारी की सारी बातें जो है वो आपको यहाँ इसमें मिल जाएंगी। ये आपका 1909 का एक्ट है। उसके बाद में फिर आपके पास देखिएगा 1919 का, इसी तरह से इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको अपन बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेस्क्यू जो है तो सेक्रेटरी थे हमारे, और चैम्सफोर्ड जो थे वो हमारे वाइसरॉय थे, है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने मिलके हमारे लिए 1919 का एक्ट प्रिपेयर किया। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में फिर आप देखिएगा 1935 का हमारा ये एक्ट है, ये भी आपके सामने है। बच्चों यहाँ पे जो मैंने डाटा लिखे हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल डाटा देख के लिखे हुए हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो आपको हेडिंग से मतलब है, ये हेडिंग्स जो है वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं, और इनमें थोड़ा थोड़ा मैटर आप मेंशन करें, ज़्यादा लेंथी इसको ना बनाएं आप। इसी तरह से आप देखिएगा ये कॉर्नवालिस वगैरह ये करने 1947 का जो है, ये भी एक छोटा सा आपका एक्ट है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था देयर शैल बी टू डोमेन, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ईस्ट डोमेन में गवर्नर जनरल इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था कि जब तक आप लोगों का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, हमारे गवर्नर जनरल जो है वो यहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो आपके पास 1947 पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, चाहे 7 मार्क्स में वो पूछ ले। तो ये आपके पास बच्चों लीगल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स थे। जिस तरह से पिछले एग्जाम्स में आप लोगों ने विश्वास किया है मुझ पे, उसी तरह से ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मेरे बताए हुए टॉपिक्स मिलेंगे। अब मैं लास्ट में फिर एक बार अपनी बात को कंक्लूड करूं कि अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास बॉम्बे, मद्रास और चार्टर 1726 तीन क्वेश्चन है, और स्पेशली आप चार्टर 1726 करके जाएं। सेकंड यूनिट में अदालती सिस्टम और रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदालती सिस्टम को आप बड़े अच्छे से पढ़ें। थर्ड यूनिट के अंदर आप हाई कोर्ट्स पढ़ के जाएं। फोर्थ यूनिट के अंदर मैं आपको यही कहूंगा कि आप 1909 और 1919 दोनों करके जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन हम हर हाल में हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन सा मिलेगा, कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है बच्चों। फिर आप देखिएगा फिफ्थ यूनिट के अंदर हमारे पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी है, ये आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही होगा, है ना। इसके अलावा हमारे पास 1935 का एक्ट है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूंगा कि आप शोर्ट के लिए एक बार प्रिवी काउंसिल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको 1935 का मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको इन सभी इस मेहनत का फायदा आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।